हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले हम एग्जांपल देखते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होते हैं। फर्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स होते हैं वो पहले फूले हुए होते हैं। अगर हम उसको NaCl या फिर नमक के मीडियम में रखें तो उसमें से वाटर रिलीज्ड होने के बाद में जो फर्मेंटेड ग्रेप्स बचती है उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं। H2O के निकलने की प्रोसेस के रिएक्शंस की वजह से वो फर्मेंट हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फूड इज कुक्ड। जो हम खाना खाते हैं वो खाना पक जाता है, उसके अंदर से H2O बाहर निकल के, और फिर वो पकने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं फूड इज कुक्ड। हमारी डाइजेशन ऑफ फूड, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड का जो डाइजेशन होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम्स में, उसका डाइजेशन होने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। उसमें रिएक्शंस होती है बहुत सारी। रेस्पिरेशन, हम जब O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उसको हम रेस्पिरेशंस कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस के जो फंडामेंटल थिंग्स हैं मैं आपको पहले वो बता दूं। यह है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, ये ए है प्लस ये हमको दे रहा है सी। तो इसमें ये ए और ये बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, विच रिएक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सी को फॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना। विच फॉर्म्स इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में जो ये सी बन रहा है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये जो हो गया ये हमारा रिएक्टेंट हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट हो। एरो, अब हम ये जो एरो देख रहे हैं इसका आइडिया कैसे लगेगा? विच शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी मिल के क्या बनाते हैं? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में क्या बनाते हैं? सी। अगर सी ए और बी बना रहा होता तो उसका डायरेक्शन होता ये। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है उसको दिखाने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, द रिएक्शन shows द केमिकल चेंज इन रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। देखो, हमने फिजिकल रिएक्शंस तो बहुत सारे देखे हैं। जैसे हम फिजिक्स में देखते हैं एक रिएक्टेंट का दूसरे प्रोडक्ट में फिजिकली चेंज होना, फिजिकल में। बट इसमें केमिकल रिएक्शंस में चेंज होता है, केमिकल उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं, उसका कलर, उसका लिक्विड फॉर्म, उसका सॉलिड फॉर्म, और भी बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन वो होती है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमको रिलेशन बताती है। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस कैसी होती है? ये जो है ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। इसके और इसके, ये मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये दोनों के बीच में हमको ये रिलेशन बताता है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं? वो जो रिएक्टर होता है उसके कलर में भी प्रोडक्ट चेंज कर सकता है। उसका स्टेट होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। एक्वस फॉर्म्स होते हैं ना। सॉलिड मतलब कि जो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है। एक्वस स्टेट वो होता है जैसे कि हमने ये एक बाउल लिया, बाउल के अंदर यहाँ पे ले लिया पानी, ठीक है। ये पानी के अंदर अंदर अगर हमने थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया और नमक डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कभी कभी हम कोई कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसके अंदर गैस रिलीज होती है, वो भी केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसमें से अगर हीट रिलीज होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो हीट को गेन करता है तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। एंड मैनी अदर रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशंस देखो,
केमिकल इक्वेशन क्या है? रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन हमने आगे यही पढ़ा ना कि केमिकल इक्वेशन वही होती है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमको रिलेशन बताए। दिस शोइंग रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ओके, और जो केमिकल इक्वेशन के LHS साइड पे होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो RHS साइड पे होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है। एज एग्जाम्पल, अगर मैं A प्लस B आपको गिव्स C कर दूं तो इसमें एक और दो दो रिएक्टेंट हुए और प्रोडक्ट एक। वैसे ही अगर हम A प्लस B गिव्स C प्लस D, ऐसे भी हो सकता है। प्रोडक्ट भी दो हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी दो हो सकते हैं, प्रोडक्ट उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसका कोई मैटर नहीं करता, पर इसके बीच में केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शंस को देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो रिएक्टेंट में एलिमेंट है वो और जो प्रोडक्ट में एलिमेंट है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। If the chemical equation is not balanced, the equation is known as skeleton equation. Let's see, अगर हम यहाँ पे लेते हैं Mg प्लस O2 gives MgO, ये क्या है? मैग्नीशियम। ये ऑक्सीजन। ये हमको क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमको ये तो पता है कि ये फुल रिएक्शन है, पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ये बैलेंस नहीं है। तो इसलिए जब कोई रिएक्शंस बैलेंस नहीं होती है लेकिन उसका हमको पता है कि यही स्ट्रक्चर लगेगा, तो हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। अब देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट थिंग तो ये कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। मतलब जो ये Mg है, मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को मैं ना बना सकती हूँ ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। ये है कि मैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज कर सकती हूँ। ओके, इसलिए लिखा है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब बैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे थोड़ी बहुत फॉर्म्स है, वो देख लेते हैं। पहले हम स्टेप वाइज देखेंगे जिससे कि आपको डिफ़िकल्टीज ना हो। हम जैसे फर्दर उसको आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उसको कम स्टेप्स में करने का ट्राई करेंगे। पहले हम बुक जैसा एग्जांपल लेते हैं। Fe प्लस H2O, ये क्या है? ये है R, हमारा रिएक्टेंट। ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट। ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट P। ओके, स्टेप वन के अकॉर्डिंग जितने भी रिएक्टेंट है उसको और जितने भी प्रोडक्ट है उसको हमको पहले बॉक्स में लिखना है। Fe बॉक्स में, H2O बॉक्स में, Fe3O4 बॉक्स में, H2 बॉक्स में। लिस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन में हमारा ये रहा हमारा स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन में क्या क्या था? Fe1 on LHS side, number of element in RHS side। देखो मैं लिख Fe LHS साइड में 1, RHS साइड में
3, डन, 1 3। ऑक्सीजन LHS साइड में 1, RHS साइड में 4। LHS साइड में 1, दिस इज 1, दिस इज 4। ओके। हाइड्रोजन LHS साइड में 2, RHS साइड में 2। LHS साइड में 2, RHS साइड में 2। RHS साइड में 2, RHS साइड में 2। Contain the maximum number of element from the equation, from the skeleton equation। अब ये skeleton equation के अकॉर्डिंग ऐसा एलिमेंट लेना है जो मैक्सिमम नंबर में, मैक्सिमम नंबर में होगा, उसको लेने से हमारी जो इक्वेशन है वो जल्दी बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो ये रहा ऑक्सीजन 4 नंबर पे, ये है सबसे ज़्यादा हमारे स्केलेटन इक्वेशन में। तो हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। ठीक है, इनिशियली पहले रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 4, H2O में 1, Fe3O4 में 4, इसमें 1, इसमें 4। डन। अब फाइनली, अब ये 4 है, ये 1 है, ऐसे तो इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी नहीं, हमको प्रोडक्ट में भी 4 करना पड़ेगा और रिएक्टेंट में भी 4 करना पड़ेगा। तो हमने रिएक्टेंट में 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 4 हो गया और प्रोडक्ट में भी 4 हो गया। देखो Fe+4 गिव्स 4। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना हो गया 4 हुआ ना, ये देखो ये प्रोडक्ट में भी हो गया 4। तो हमारा एक एलिमेंट बैलेंस्ड हो गया, वो है ऑक्सीजन। अब हम फर्दर एलिमेंट पे जाते हैं। नाउ अनदर एटम लाइक हाइड्रोजन गेट बैलेंस्ड एज द वे ऑक्सीजन गेट। अब हम हाइड्रोजन को लेते हैं। अब हमने यहाँ तक जो बैलेंस की इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कितना है 2, 8 रिएक्टेंट में, 2 प्रोडक्ट में। अब इधर रिएक्टेंट में 8 और प्रोडक्ट में 2, ये तो हमारे बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो हमको रिएक्टेंट में 8 है, प्रोडक्ट में भी 8 करना पड़ेगा, 2 4 ज़ा 8। ओके, तो हमको H2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने इसको कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, हमारा हाइड्रोजन इधर हो गया। ऑक्सीजन भी देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, ये 4, ये 4, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब क्या बचा Fe, आयरन। Fe को हम आयरन कहते हैं, आयरन इधर इधर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। आयरन रिएक्टेंट में है 1, प्रोडक्ट में है 3। तो रिएक्टेंट में है, यहाँ है 1 और यहाँ है 3। डन। रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 3, ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में भी सेम होना चाहिए और रिएक्टेंट में भी। तो हमको प्रोडक्ट जैसा करने के लिए रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इधर कर दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई। ये आयरन हो गया 3 से मल्टीप्लाई, ये आयरन हो गया 3। यहाँ पे आयरन कितना है मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे आयरन 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। डन, हमारी बैलेंस हो, इक्वेशन हो गई बैलेंस।
फिर भी वापस चेक कर लेते हैं। ये आयरन 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में हमने पहले देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमको जब इक्वेशन लिखनी होती है उसके नीचे की तरफ हमको लिखना पड़ता है कि वो इक्वेशन, वो जो उस टाइम पे जो एलिमेंट था वो किस फेज में था। गैसियस फेज में है तो हमको नीचे उसको स्मॉल जी लिखना पड़ेगा। अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसको स्मॉल में सॉलिड लिखना पड़ेगा। अगर वो लिक्विड लिक्विड स्टेट में है तो उसको स्मॉल में लिक्विड लिखना पड़ेगा। एक्वस तो मैंने आपको बताया था, फिर वापस आपको बता देती हूँ। ये बाउल लिया, बाउल के अंदर हमने भर दिया पानी या फिर कोई भी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया, सपोज NaCl डाल दिया। NaCl डालने के बाद में जो इक्वेशन बनता है उसमें है एक्वस सॉल्यूशन। आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है। वाटर आपने देखा हुआ ही है, वाटर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं हम। और आयरन ऑक्साइड वो भी सॉलिड फॉर्म में है। हाइड्रोजन गैस होती है, हमारे आसपास होती है। और आगे है समटाइम्स टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर शोन अपर एंड बिलो द एरो। जैसे कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को अगर हमको कुछ एप्रोप्रिएट टाइम या फिर टेम्परेचर, जैसे कि अगर हमें को इसको सिर्फ 300 केल्विन पे ही होती है तो इसको हमको 300 केल्विन पे करना पड़ेगा। प्रेशर अगर ये 1 प्रेशर पे होता है, 1 ATM पे होता है तो इसको उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये सब बताने के लिए हमको एरो के अपर पोर्शन और डाउन पोर्शन को यूज़ करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।